नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विपक्ष का ऐसा कौन सा मजबूत नेता है जिसके आगे मोदी की ईडी फेल है, जिसके आगे मोदी की सीबीआई फेल है, जिसके आगे इनकम टैक्स के छापे जो हैं वो नाकाम हैं। ऐसा कौन सा नेता है जिस पर मोदी जी परिवारवाद या फिर वंशवाद उसका फंदा नहीं कस सकते? कौन सा ऐसा नेता है? अब ये जो यक्ष प्रश्न, इतना बड़ा जो सवाल है हिंदुस्तान के आगे, मुझे लगता है कि कई महीनों की मेहनत मशक्कत के बाद, सोच विचार के बाद आज कांग्रेस ने इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया और राहुल गांधी ने एक, आप कह सकते हैं, एक बड़ी कुर्बानी खुद की देते हुए नीतीश कुमार को आगे कर दिया। और मुझे लगता है नीतीश कुमार वो ट्रम्प का इक्का है जिसको आज राहुल गांधी ने चला है, जिसकी काट इन दोनों के पास फिलहाल नहीं है। नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करें। अब राहुल गांधी ने इसे एक हिस्टोरिक स्टेप कहा, हिस्टोरिक मोमेंट कहा है, एक ऐतिहासिक कदम बताया, क्षण बताया है। जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, जहाँ तक मौजूदा सियासत में मोदी की काट की बात है और नीतीश को जिस तरह से आगे किया है, सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार सबके साथ मिलकर समूचे विपक्ष को एक छतरी के नीचे ला सकते हैं या ज्यादातर विपक्षी नेताओं को एक छाते के नीचे ला सकते हैं? और क्या ऐसा करने में मोदी की छुट्टी हो सकती है? क्या मोदी की छुट्टी हो सकती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या सब मिलकर, अगर सब एकजुट हो गए, तो क्या मोदी जी को 24 में हराया जा सकता है, कुर्सी से हटाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? अब देखा जाए तो कांग्रेस ने मिलजुल कर, या राहुल गांधी और उनकी टीम ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया और मास्टर स्ट्रोक ये है कि जहां राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री की दावेदारी से पीछे हटे, आप कह सकते हैं कि 2 कदम पीछे हटे और 2 कदम नीतीश को आगे कर दिया। और सिर्फ नीतीश को आगे नहीं किया है, खड़गे को भी आगे कर दिया। तो एक तरफ दलित नेता खड़गे और दूसरी तरफ एक बेदाग छवि वाले नीतीश कुमार, यानी कुल मिलाकर नो स्कोप फॉर मोदी। अब दोस्तों, कांग्रेस के साथ पहले से ही शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, हेमंत सोरेन हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं, ये सब तो हैं। स्टालिन भी साथ में उनके हैं जो बहुत ही मजबूत हैं। तमिलनाडु में कई सीटें उनके पास हैं। इसके अलावा आज एक बहुत क्लियर स्टैंड, एक बहुत क्लियर, आप कह सकते हैं, मैसेज वो बाकी अपोजिशन को दिया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। ममता बनर्जी को, केजरीवाल को, केसीआर को, नवीन पटनायक को, जगन मोहन रेड्डी को, अखिलेश को, मायावती को, वगैरह वगैरह को, कि वक्त आ गया है कि आप जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब भुला दीजिए और कम से कम लोकसभा में, राष्ट्रीय स्तर पर आप एक साथ आ जाइए, एक घाट पर आ जाइए। वरना 24 के बाद या तो मोदी रहेंगे या फिर आप लोग रहेंगे। अब दोस्तों, आज विपक्ष की जो अहम मीटिंग है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में, जिसमें राहुल गांधी, नीतीश, तेजस्वी सब लोग थे, और उसके बाद जो ऐतिहासिक फैसला लिया, इस फैसले में वो कुव्वत है, वो ताकत है जो देश की राजनीतिक धारा को वाकई बदल सकता है राजनीतिक धारा को। और इसलिए ज़रूरी है कि इस फैसले को, ये जो हिस्टोरिक मोमेंट जिसकी बात राहुल गांधी ने की, उसको अंदर तक, भीतर तक जाके डिकोड करके एक ऐसी तस्वीर आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जो गोदी मीडिया पूरी ताकत के साथ आपसे छुपा रही है, कि अगर ऐसा हुआ, सारा विपक्ष एक हुआ, क्या हो सकता है, और अगर हुआ तो फिर होगा क्या मोदी और अमित शाह का। और इस पर मुझे लगता है कि जो
बेखौफ पत्रकार हैं, जो सब्जेक्ट को भी जानते हैं और जिनकी ज़ुबान किसी से डरती नहीं, जिनका कलम गिरवी नहीं है, ज़ुबान जिनकी बिकी हुई नहीं है, ऐसे वाहिद पत्रकार जो कांग्रेस में भी पैठ रखते हैं, सरकार को भी समझते हैं, राजनीतिक समीकरण भी जानते हैं और 20 से 30 साल का तजुर्बा भी है, ऐसे लोगों को मैं लेके आया हूँ। और मैं चाहूँगा आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है और बाकियों को समझाने की भी ज़रूरत है। और इसलिए आदेश रवाल साथ में रहेंगे, बेखौफ बोलते हैं, एबीपी में थे, आज भी एक बड़े पत्रकार हैं जो कांग्रेस को भीतर तक कवर कर रहे हैं, स्टेट पॉलिटिक्स के भी एक्सपर्ट हैं आदेश रवाल। फिर टाइगर हैं, टाइगर के बारे में कुछ बोलना आप जानते ही हैं, सब जानते हैं आप सब। टाइगर हैं, बेखौफ बोलते हैं, आज भी बोलेंगे। और अभिषेक हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स, झारखंड की पॉलिटिक्स, ईस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स, समाजवादी धारा की पार्टियां और नीतीश के माइंड को भी समझते हैं, कांग्रेस भी समझते हैं। अभिषेक भी रहेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने कहा ना टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट जिसके अंदर एक हिम्मत है, कुव्वत है, पोटेंशियल है देश की मौजूदा राजनीतिक धारा को बदलने। तो सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। आदेश जी, आप वहां पर थे और आपके सामने मीटिंग हो रही थी। ये जो मीटिंग है, राहुल गांधी का ये कहना इस मीटिंग के खत्म होने के बाद कि दिस वाज अ हिस्टोरिकल, ये एक ऐतिहासिक मीटिंग थी, हिस्टोरिकल। तो ऐसा क्या है कि राहुल गांधी को इतिहास दिखने लगा? क्या कुछ बहुत अहम होने जा रहा है आने वाले महीनों में? देखिए, काफी समय से इस बात की चर्चा चल रही थी, विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा। नीतीश कुमार ने कई बार ये बात कही कि इसकी पहल कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी। और आपको याद होगा कि एक डायलॉग आया था कि प्यार में पहले आई लव यू कौन बोलेगा। आज जब मैंने वापस ये बात हुई और किसी ने पूछा सलमान खुर्शीद से कि साहब आई लव यू किसी ने बोल दिया क्या, तो कहा कि अब तो बात आई लव यू से आगे बढ़ गई है। तो यानी एक स्टेप फॉरवर्ड गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र भी किया। अब वो एक स्टेप फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उसमें दो बातें हैं। एक, इसमें मांग चल रही है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बना दिया जाए और वो उन विपक्षी पार्टियों से बातचीत करें जो कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती। यानी उसमें मायावती है, अखिलेश यादव है, उसमें ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, केसीआर है, वाईएसआर जगन रेड्डी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का मतलब ये है कि वो जो पार्टियां कांग्रेस के साथ है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बचता है उनके साथ नीतीश कुमार उन पार्टियों से बातचीत करें और उन सबको एक मंच पे लेके आए। एक तो ये मुझे लगता है कि उनको लगता है कि हिस्टोरिकल स्टेप है, लेकिन इसकी घोषणा आज नहीं हुई, चर्चा जरूर हुई। और इसी मंथ के एंड में दोबारा एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों को, लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लाया जाएगा, उनकी बैठक होगी और उसमें एक औपचारिक ऐलान ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जी हमारे संयोजक बन चुके हैं यूपीए के। तो मुझे लगता है इसलिए राहुल गांधी ने इसको हिस्टोरिकल कहा होगा। दूसरा, जो जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है, जहां रीजनल पार्टीज मजबूत है, वहां उनको ज्यादा शेयर दिया जाएगा, ये भी उसमें एक बातचीत हुई है। लेकिन जो मेन बातचीत मुझे लगती है वो ये कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना यूपीए का। तो फिर ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? तो क्या लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष को एकजुट करने में जुट जाएंगे? कल रात को जो बैठक लालू यादव के साथ हुई थी उसमें भी यही कहा गया था, ये बताया गया था कि लालू यादव चाहते थे कि नीतीश कुमार उन सब पार्टियों से बात करें जो कांग्रेस के साथ आने में असमर्थ हैं। और उन्होंने ये भी कहा उनको कि जहां आपको लगे कि मेरी आवश्यकता है मुझे बताइएगा, लेकिन हम सबको एकजुट होना पड़ेगा अगर हमें अपनी पार्टी का सर्वाइवल रखना है। तो आदेश, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी। मैं सीधे चलूंगा टाइगर के पास। टाइगर, पिछले 3 दशकों से ज्यादा आप हिंदुस्तान की राजनीति सियासत को देख रहे हैं। कल मुझे किसी ने बताया और उसने ये बताया कि इंटेलिजेंस की इनपुट पहले से ही थी और साहेब के सामने इनपुट थी कि इस तरह की चीजें होने जा रही हैं, नीतीश आएंगे, मुलाकात करेंगे और फिर वो संयोजक बनेंगे, सारा कुछ होगा और धीरे धीरे विपक्ष छते। तो लोग ऐसा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कल बहुत मतलब हल्का सा डिस्टर्ब थे, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो बीजेपी के एक बड़े सीनियर रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी कि दे वर नॉट हैप्पी, दे वर डिस्टर्ब। तो ये डिस्टर्बेंस क्यों? गुजरात लॉबी डिस्टर्ब क्यों दिख रही है? अरे भाई, अगर एक विपक्ष एक साथ छतरी के नीचे आ रहे हैं
डिस्टर्बेंस क्यों, बेचैनी क्यों, घबराहट क्यों, या यूं कहूं टाइगर डर क्यों? जो वर्तमान में जो बहुत अनईजी हो गए हैं दोनों ये गुजराती, वो इसलिए हो गए हैं कि कर्नाटक में स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। कर्नाटक में ये दूध का मामला खत्म नहीं हुआ तो एक मिर्च का मामला निकला, वो खत्म नहीं जी। हुआ तो विद्रोही बहुत निकल गए, विद्रोही निकल गए तो उन्होंने आज पहली बार, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जिसका टिकट काटा बाद में उसको टिकट देना पड़ा। शेट्टियार साहब का फिर जी। टिकट दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे कर्नाटक में पहली लिस्ट आने के बाद जो बवाल हुआ, वो क्षमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कर्नाटक जाने के मायने बहुत कुछ है। कर्नाटक जाने के मायने हैं कि अब आप उल्टी गिनती शुरू हो गई, आप उस फ्लूक नहीं लगा सकते। गुजरात के जीत को आपने इतना ओवरशैडो कर दिया कि आप हिमाचल और दिल्ली का डिस्कशन तक नहीं होने देते। नॉर्थ ईस्ट में आप चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन आपका वोट परसेंटेज भी कम हो गया, और कई जगह तो आपने मार भी खाई। लेकिन फिर आप वही कि सरकार हमारी बनी, सरकार हमारी बनी, नॉर्थ ईस्ट में कोई ज्यादा वजूद नहीं होता। लेकिन कर्नाटक राज्य ऐसा है, इसकी गूंज जो है वो आने वाले समय में तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब दूर होगी। इस वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल, अभी जो मुझे जानकारी है उसकी। अब रही नीतीश कुमार के मिलने की बात, देखिए नीतीश कुमार, तेजस्वी और कांग्रेस ये ऑलरेडी बिहार में सत्ता में है। यदि जी। कल शिवसेना और शरद पवार आके कांग्रेस से मिलते तो ये तो रेगुलर रूटीन है, क्योंकि वो मिलेंगे। तो मैं ये बार बार कहता हूं कि जो विपक्षी एकता है ये हमेशा, जैसा शरद पवार ने भी कई बार कहा है, ये विपक्षी एकता चुनाव के नतीजों के बाद ही होगी। कई लोग आपको इधर से उधर आते हुए दिखाई देंगे। जी, नहीं, मैं यहाँ पर एक सवाल सप्लीमेंट्री कर रहा था कि जो गुजरात लॉबी है वो चाहती है कि महाराष्ट्र और बिहार के मॉडल पर चुनाव न लड़ा जाए लोकसभा में। जैसे बिहार अगर आप देखें, जितनी मेजर अपोजिशन पार्टी हैं सब एक है। यही स्थिति कमोबेश आप महाराष्ट्र में देखें, जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एक साथ है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना। और अगर बिहार में आप देखें तो आरजेडी भी साथ में है, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, लेफ्ट पार्टीज भी। अगर इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में आपको एक स्थिति दिखती है, तो आपको लगता है कि गुजरात लॉबी पे इस तरह का विपक्ष स्टेट वाइज राज्यवर तरीके से अगर उनके खिलाफ लामबंद हो जाए, तब आपको क्या दिखता है 2024? तो ये 2019 के चुनाव के बाद ही जब शरद पवार के यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो शरद पवार ने कहा था कि ये फ्रंट वंड बनाने की बात छोड़ो, पहले तो अपने राज्य से बीजेपी को खदेड़ो। तो यदि आज फॉर एग्जांपल आपने बिहार का उदाहरण दिया, बिहार में लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड सब एक है, जेडीयू एक है। तो क्या चिराग शरद पवार पासवान भी आ रहे हैं? अब चिराग पासवान भी उनके साथ है, तो क्या शरद पवार शिवसेना भी उनके साथ ऐसे माने जिनका वजूद नहीं है? समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है माने, वजूद नहीं है। वो बिहार तक हो गया, वो महाराष्ट्र तक हो गया। आप तेलंगाना में क्या फॉर्मूला निकालेंगे? तेलंगाना में क्या केसीआर और कांग्रेस एक हो सकते हैं? क्या आंध्र प्रदेश में ये एक हो सकते हैं? क्या बीजेडी और कांग्रेस इकट्ठा चुनाव लड़ सकते हैं? क्या आज कांग्रेस और ममता एक हो जाएंगे? तो बेसिक ये है कि ये प्रेशर जरूर बना रहा है, क्योंकि बीजेपी क्या चाहती है, बाकी रीजनल पार्टीज, बाकी राज्यों का बीजेपी को कोई, बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र से डरी हुई है। बहुत बड़े चंक में वोट आ रहे हैं। आता हूं टाइगर, आपके पास आता हूं, अभिषेक के पास जा रहा हूं। अभिषेक, जो असली युद्ध है, बैटल है, जो रणभूमि मुझे दिख रही है वो 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है। आपको लगता है कि जिस तरह के रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते तेजस्वी और अखिलेश यादव के बीच में, जिस तरह की समाजवाद की धारा को लेकर एक ट्यूनिंग है नीतीश कुमार में और अखिलेश में, आपको लगता है कि अभी तक जो अखिलेश हिचक रहे हैं, अखिलेश आकर जुड़ेंगे नीतीश कुमार से? क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़े? वहां कुर्मी वोट बहुत ज्यादा है, सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में, तराई में भी है। क्या आपको लगता है कि देर सवेर या आखिरी वक्त पर मायावती भी जुड़ सकती हैं इन सामाजिक शक्तियों से? आपको उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि जो नीतीश का कार्ड है कुछ स्थिति मजबूत कर सकता है अपोजिशन की? और वैसे भी कांग्रेस को मुझे नहीं लगता है कि अगर उसको 2 सीटें भी मिल जाएं, अमेठी और रायबरेली की, या एक आध और, तो कांग्रेस तो सेटिस्फाई हो सकती है। क्या सपा बसपा जो केमिस्ट्री बिगाड़ सकती हैं मोदी जी और अमित शाह की, वो आके नीतीश कुमार से मिल सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में और आज की मीटिंग के बारे में राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो काफी कुछ कहता है। उन्होंने ऐतिहासिक क्षण बताया है इसे। तो किस मामले में ऐतिहासिक?
निश्चित तौर पर कि नीतीश कुमार अब कम से कम गठबंधन के बीच जो प्रस्तावित गठबंधन है, वो यूपीए कह सकते हैं, यूपीए 3 हो या जो भी उसका नोमेनक्लेचर उसका नाम दिया जाए, उसमें नीतीश कुमार ड्राइवर सीट पर होंगे गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को तय करने के मामले में। जैसा कि आदेश भाई भी अभी कह रहे थे, ये मामला अब लगभग तय दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार किन किन लोगों को जोड़ पाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, पारिवारिक रिश्तों का जिक्र किया लालू परिवार और अखिलेश यादव के बीच में, लेकिन दीपक जी अक्सर पारिवारिक रिश्ते बहुत कोई जरूरी नहीं है कि राजनीतिक तौर पर एक जी। गठबंधन बनाने में कामयाब हो पाए। हो सकता है कि अखिलेश यादव आ जाए, ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव नहीं आए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हो, उनको लगता है कि हम 50 सीटें जीत जाए। ये भी हो सकता है कि मायावती आ जाए, बिल्कुल आखिरी दौर में जाके मायावती आ जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव करीब आएगा उस वक्त मायावती को जेल में डालने की हिम्मत किसी मामले को खोलकर तो भाजपा छोड़िए किसी भी राजनीतिक दल की नहीं है, जी। किसी भी राजनीतिक दल की इस देश में नहीं है। तो मायावती अगर आ जाती हैं, अखिलेश यादव यदि आते हैं, तो बिहार में वो कितनी मदद कर पाएंगे नीतीश कुमार को, मुझे नहीं लगता कि बहुत मदद कर पाएंगे। लेकिन मायावती आ जाती हैं तो नीतीश कुमार को कई सारी नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर वो काफी मदद पहुंचा सकती है। मायावती को भी अखिलेश यादव नीतीश कुमार कई सारी सीटों पे मदद पहुंचा सकते हैं। जयंत चौधरी का मामला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का बेस कितना बड़ा है, शायद बहुत बड़ा नहीं है यादव वोट, लेकिन जाट जाटों का समीकरण तो बहुत बड़ा बन सकता है। नीतीश कुमार किसको अंततः जोड़ पाने में कामयाब होंगे आज की तारीख में हम नहीं कह सकते। लेकिन जो नीतीश कुमार के बारे में जो बड़ी बात है कि किनको वो प्री पोल या पोस्ट पोल के सिनारियों में, जैसा अशोक सर कह रहे हैं, जोड़ सकते हैं, तो उनके जो करीबी रिश्ते रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू के साथ रहे हैं, उनके नवीन पटनायक के साथ बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। हो सकता है कि प्री पोल की परिस्थितियों में कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू को अलायंस भी करवा दे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई अलायंस हो जाए। 2019 में भी एक अलायंस होता हुआ दिखा था, हो सकता है कि 24 में हो जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी तमाम तरह की खबरें आ रही है कि किसी न किसी राष्ट्रीय दल के साथ उनका एक सिंबॉलिक अलायंस होगा जी, वेदर इट इज बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन बीजेपी के साथ जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। नीतीश कुमार के बारे में एक चीज मैं और बता दूं, 13 मई की तारीख नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत के बारे में बहुत कुछ बताएगी। कर्नाटक यदि हंग नहीं हुआ, कर्नाटक यदि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे गया, तो जनता दल यूनाइटेड शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन आने वाली लोकसभा में नीतीश कुमार जिस पार्टी के नेता होंगे, जिस दल के वो थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे लोकसभा में आ सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मर्जर हो सकता है जेडीएस जेडीयू और उसमें चौटाला की भी पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसे दल हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार की अहमियत राष्ट्रीय स्तर पर यही है कि वो एक ओबीसी प्लैंक पर नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर के टक्कर ले सकते हैं। वो जाति जनगणना, क्योंकि अब उनके साथ एक चीज जुड़ चुकी है, कास्ट सेंसस। वो जहां भी जाएंगे कास्ट सेंसस का मुद्दा उनके साथ चलेगा। और जहां और हो सकता है कि जो उनका कास्ट बेस्ड सेंसस है जो आने वाला है, वो एक अखिलेश यादव पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अखिलेश अगर इस अलायंस के साथ नहीं गए तो मुसलमान भी उनको छोड़ सकता है, क्योंकि आज की स्थिति में पद्म भूषण लेना मोदी सरकार से, ये बहुत से लोगों को बात हजम नहीं हो रही है। हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीजों को। जी, एक चीज मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा कोई वोट आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज के दौर से गुजर रहा है, वो माइनॉरिटी वोट है। माइनॉरिटी 2019 के चुनाव, 2022 के असेंबली इलेक्शन के बाद उतना बड़ा कंसोलिडेशन कभी मुलायम सिंह के पक्ष में भी नहीं हुआ था जो 22 में हुआ। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है वो उस राजनीतिक ताकत की तरफ झुकता दिख रहा है, जो भी उसे दिखे, XYZ कोई भी दिखे, जो बीजेपी को हरा रही हो। चलिए देखते हैं अखिलेश यादव क्या करते हैं। हालांकि आजम खान ने कहा था कि जो सियासत में डर गया वो मर गया, वो बोले थे वो, तो अब वो जेल का कितना डर है और कितना ये ऑपरेशन जेल का डर है वो अखिलेश को तय करना है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है आदेश भाई कि ऐतिहासिक क्षण बोला है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी हाइपरबोलिक बातें नहीं करते, वो फेंकते नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। अब अगर ऐतिहासिक क्षण उन्होंने बोल दिया, हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट, आपको लगता है कि फिर कुछ फैसले भी हिस्टोरिक होंगे, कांग्रेस भी कुछ ऐतिहासिक करेगी, केजरीवाल के आगे क्या झुक सकती है? तो दिल्ली में एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकता है, पंजाब में बन सकता है, क्या अखिलेश के साथ कोई पहल हो सकती है उत्तर प्रदेश को लेकर? और क्या केसीआर से भले ही विधानसभा में अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन लोकसभा में अगर केसीआर और कांग्रेस की एक अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि बहुत तेजी से तेलंगाना में मैं देख रहा हूं कि बीजेपी अपने वोट शेयर को बढ़ा रही है, तो आपको क्या लगता है कि नए पार्टनर्स जिनको
जोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे? क्या उसमें हम केजरीवाल का नाम देख सकते हैं? क्या उसमें, जैसा कि अभिषेक ने कहा, मायावती हो सकती हैं, जयंत चौधरी हो सकते हैं, अखिलेश हो सकते हैं? क्या केसीआर को भी कुछ मनाया जा सकता है कि चलो भाई विधानसभा के बियॉन्ड कुछ सोच लो? आपको क्या लग रहा है कि कौन से यूपीए के गुलदस्ते में नए फूल आने वाले हैं? देखिए, मैंने एक बात तो आपको पहले ही कही कि जहां जहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी से मजबूत है, उन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक स्टेप पीछे ऑलरेडी रख लिया है। और इस आज की बैठक का सबसे पहला जो मुझे रिजल्ट लगता है वो यही है। दूसरा, इस आज की बैठक से या ओवरऑल आप ये भी मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी मान लिया है कि उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी पार्टी होने के नाते जितने भी बड़े फैसले करने हैं, उसमें केजरीवाल के साथ आने की बात हो, उसमें केसीआर की बात हो, इन इन सब में सिर्फ कांग्रेस के सामने एक ही दिक्कत है कि इनकी जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट्स हैं वो इस बात पे नहीं मानती। जैसे जब केसीआर की बात आती है तो तेलंगाना के जो अध्यक्ष है वामसी, माफ कीजिएगा उनका नाम मुझे स्लिप हो रहा है, रेड्डी साहब, वो कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो केसीआर के सामने है। लेकिन जब ऐसी दिल्ली में है, दिल्ली की जो कांग्रेस की यूनिट है वो कहती है कि हमारा जो झगड़ा है वो केजरीवाल से है। तो वो जब लोकसभा की बात आएगी, जब इन सबके इकट्ठे होने की बात आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया है। वो क्षेत्रीय पार्टियों को इंपॉर्टेंस देगी जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है कांग्रेस पार्टी से। अगर मान लीजिए कि आप यूपी की बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव और मायावती अगर मान जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो हिस्सा है जो वो मांगना चाहते हैं। और आपने एक खास बात की मुस्लिम वोट बैंक की, तो अगर अखिलेश यादव इस अलायंस के साथ नहीं आते तो उन्हें हो सकता है इस वोट बैंक का, स्पेसिफिक वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस बार का जो ये माइनॉरिटी वोट है, इस बार वो सोच समझ के वोट करने वाला है। वो देख रहा है कि कौन सी पार्टी कहाँ पे बीजेपी को हराने के लिए लगी हुई है, या हरा सकती है, या हराने की ताकत रखती है। तो इस बार का जो वोट होगा, देखिए देश में ना दो ही वोट बैंक है। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि थर्ड फ्रंट बनेगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देश में दो वोट है, एक वोट है जो मोदी के साथ है, एक वोट है जो उनके खिलाफ है। तो ये जो खिलाफ वाला वोट है ना, उसको एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार को, लालू जी को, राहुल गांधी को, खड़गे को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, इन सबको करनी पड़ेगी एक मंच पे आके। अब देखना ये है कि ये लोग कितना एकजुट हो पाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब मैं आपको एक खबर और दे देता हूँ। यूपीए के संयोजक की बात जो चल रही है और जो लगभग फाइनल है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे, उसमें दरअसल पवार साहब भी चाहते थे कि वो बन जाए। लेकिन जब उन्होंने 3 दिन पहले वो एक इंटरव्यू दिया टीवी को और कहा कि जेपीसी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है जी, तो उस बात से, हालांकि वो कल पलटे भी हैं, उन्होंने अपनी बात अपना स्टैंड चेंज किया है। तो लेकिन जो बाकी पार्टीज हैं उनके बनने में ट्रस्ट डेफिसिट बीच में आ रहा है कि इनका पता नहीं कि कब क्या कर देंगे। नीतीश कुमार का उसमें इसलिए पलड़ा भारी है कि उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, वो एक ओबीसी नेता है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, परिवारवाद का भी आरोप लगा। हाँ, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। और उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई जांच नहीं चल रही है ईडी में, सीबीआई में। आप देखिए आज जो एक मैं पढ़ रहा था कि किसी जांच में, किसी चार्जशीट में अजित पवार और उनकी बीवी का नाम नहीं लिया गया है। तो ये कुछ उदाहरण है, कल हो सकता है नाम आ भी जाए, तो फिर आप कैसे विपक्ष को एकजुट करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने एक स्टेप पीछे ले लिया है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से, नंबर 1। नंबर 2, क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत है उनको उनका हिस्सा अच्छे से देने के लिए। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी ने ये समझ लिया है कि हमें पीछे से भूमिका निभानी होगी और हमें जहां जहां नीतीश कुमार की, लालू यादव की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, आदेश भाई, क्योंकि समय भी है तो अब, और अभी टाइगर के पास मुझे जाना है और मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी सवाल हो इस राउंड में, क्योंकि आज गेस्ट ज्यादा है। राहुल गांधी को अगर हम असेस करें, राहुल गांधी को पूरी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और अगर हम कहें कि सूरत की घटना के बाद उनको प्रोजेक्ट करना चाहती थी, चाहे जयराम हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन राहुल गांधी 2 कदम पीछे हटे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो दिल है वाकई बड़ा है, उनका जो किरदार है, जो बाकी आज की तारीख में सत्ता और विपक्ष में जो नेता है उनसे क्या एक डिफरेंट डीएनए है राहुल गांधी का? क्योंकि जिस प्रधानमंत्री के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, पंखे पे उल्टा लटकने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं,
वहां पर राहुल गांधी का जो स्टैंड है बड़ा कभी कभी और इसीलिए लोग शायद कहते हैं कि वो सीरियस नहीं पॉलिटिक्स में, दिल बड़ा है या पॉलिटिक्स में सीरियस है इस बार। इसका उदाहरण आप ले लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से। कांग्रेस अध्यक्ष कोई छोटा पद नहीं है, एक सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका अध्यक्ष होना अपने आप में एक बड़ी बात है। जब अशोक गहलोत जी का नाम ड्रॉप हुआ कांग्रेस अध्यक्ष पद से, जो भी परिस्थितियां थी वो सबको आपको पता है। उसके बाद दिग्विजय सिंह लाइन में आए, चिदम्बरम को अंदर खाते कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकता, फिर खड़गे जी बने। तो जब उन्होंने उस पद से लेने से इनकार कर दिया, जबकि ये कहा जाता है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती, इसके पीछे कारण है दरअसल राहुल गांधी ने सच्चाई को जानते हैं फिलहाल देश की राजनीति को। जब उन्होंने 2019 में 3 पेज का इस्तीफा दिया था, उसमें जो लिखा था वो ये जानते हैं कि मेरी पार्टी में जितने भी नेता हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ नहीं लड़ सकते, वो मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अब मैंने कहा कॉर्पोरेट हाउसेस क्यों नहीं लड़ सकते, क्योंकि सब उनसे ओबलाइज्ड है, ज्यादातर जो सीनियर नेता है, क्योंकि ज्यादातर जो मुख्यमंत्री रहे, राज्य सरकारें रही, सबने उनके साथ मिलकर काम किया। तो जब रफेल की बात आती थी और राहुल गांधी कहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, आप इनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए, तो कोई दिल्ली से बाहर होता था, किसी को बुखार होता था, किसी का पेट खराब होता था, तो वो उनको जानते हैं कि हमारा कौन सा नेता किसके खिलाफ क्या स्टैंड ले सकता है। इसीलिए उन्होंने ये कहा था 2019 के चुनाव हारने के बाद कि पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया रफेल के मुद्दे पे। भाव मेरा सवाल ये था कि अगर आज की तारीख में मोदी ने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कोई तूफान आए मुझे जेल भेजना है इन सबको, अभिषेक बनर्जी को भी भेजना है, तो क्या आपको लगता है कि तब कहीं ना कहीं जैसे बाढ़ आती है, सुनामी आती, सारे जानवर जंगल के एक घाट पर आ जाते, आपको लगता है कि जो जेल है वो यूनाइट कर सकता है? आप क्यों उसको जेल का इंतजार कर रहे हैं यूनाइट करने के लिए? जो लोग जेल में नहीं गए वो भी तो साथ दे रहे हैं। अजित पवार, शरद पवार में से कौन गया जेल में? लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पे उठाने का काम, सामने भरी हुई थाली उठाने का काम किसने किया? शरद पवार ने किया। तो सवाल वो है कि जेल से डरता कौन है? आज केजरीवाल ने बोल दिया कि जेल में जाने के लिए तैयार रहिएगा। आज ममता बनर्जी तैयार है, केसीआर तैयार है, उसकी बेटी है, तो कौन डर रहा है? ये तो फिर मोदी क्यों कह रहे हैं कि मैं वो झुकेंगे नहीं इस बार? उसके रणनीति क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। आपको माइंडसेट वाली बात नहीं है, ऑप्शन क्या है मुझे बताइए। चलो मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या ऑप्शन है? सबको माफ करें? ऑप्शन है कि लाल किले से जाके माफी मांगे कि अनिल देशमुख को अंदर कर दिया, माफी चाहता हूं, संजय राउत को अंदर कर दिया, माफी चाहता हूं, नोटबंदी कर दी, माफी चाहता हूं, जीएसटी गड़बड़ा कर दी, माफी चाहता हूं, चाइना के बारे में गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं, ये ऑप्शन है? हिमाचल हार गया, मेरी जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन है? उनके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं बचा अभी। सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि इनको जेल में ठूस के देखे कि क्या इनका जनाधार टूटता है क्या। लेकिन जितना वो जेल में डालते हैं उतना जनाधार बढ़ रहा है। अब ईडी, इनकम टैक्स, करप्शन के चार्जेस, ये जनता में एक मेडल हो गए हैं। अब कोई इनको बुरा नहीं मानता क्योंकि लोग बोलते हैं बदले की भावना से हो रहे हैं। और यदि तुमको लगता है कि नरेंद्र मोदी वाकई करप्शन निकालना चाहते हैं तो फिर अब कितने करप्शन के केसेस कर्नाटक में, वहां क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? वहां क्यों नहीं पहुंचती ईडी? 8 करोड़ रुपए मिलते हैं तो। और जो करप्ट लोग बीजेपी में आते हैं उनको क्यों वो साथ देते हैं? फिर करप्शन का उनका मूवमेंट कहां है? तो नरेंद्र मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं करप्शन के मामले में। पर जनता को ही तय करना है। अभिषेक, समय जा रहा है, आपसे अंतिम सवाल है कि अब आपको क्या लगता है कि जो सारा प्लैंक है इस वक्त नीतीश कुमार का, क्या जो उनका जातिगत जनगणना का जो प्रोग्राम है वो मंडल के जरिए अमित शाह और मोदी के कमंडल को ध्वस्त करना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, ये जो रिजर्वेशन का वो जो कार्ड फेंकेंगे जब ये गिनती सामने आएगी जनगणना की, तो एक प्रेशर बनेगा हेमंत सोरेन पर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है काउ बेल्ट में? क्या एक गेम चेंजर हो सकता है ये, और प्रेशर बीजेपी पे होगा, आरएसएस पर होगा? लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट में जवाब दीजिए इसका। देखिए, निश्चित तौर पे आरएसएस और बीजेपी पे प्रेशर है, क्योंकि बहुत कोशिशें करने के बावजूद जो 80% इस देश का बहुसंख्यक मतदाता है, मेजोरिटी कम्युनिटी, उसको उस चुनावी हिंदुत्व के नाम पर ये लोग कभी 31% तो कभी 37%,
50% मेजोरिटी कम्युनिटी के वोटर को भी बीजेपी इकट्ठा नहीं कर पाई है। ऊपर से कास्ट सेंसस आता है, तो उस कास्ट सेंसस के बाद जब 3,500 कम्युनिटी बताई जाती है हिंदुओं के बीच में, तो फिर उसके बाद क्या होगा ये सब जानते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार की आइडेंटिटी अब उस मुद्दे के साथ जुड़ चुकी है। नीतीश कुमार मंडल आइडेंटिटी से भी आगे निकल चुके हैं। एक चीज, शरद पवार की बात जो आप कह रहे थे ना, हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए। वो बात ये है कि शरद पवार और नीतीश कुमार, इन दो नेताओं के बारे में मैं कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर कि देखिए, शरद पवार को कभी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बना सकती और नीतीश कुमार को कभी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। और इस बीच की लाइन को समझिए, अपोजिशन यूनिटी आपको समझ में आ जाएगी। और अपोजिशन यूनिटी में शरद पवार भी अपोजिशन के साथ लड़ेंगे, नीतीश कुमार भी अपोजिशन के साथ लड़ेंगे जी। ये बात है जी। अब दोस्तों आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि अगर नीतीश, राहुल ये जो सोच रहे हैं, इनका रास्ता अगर आसान होता है तो फिर मोदी और अमित शाह का रास्ता मुश्किल होगा, और अगर इनका रास्ता मुश्किल है तो फिर मोदी के लिए एक आसान जीत हो सकती है 2024 में। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे आगे किस तरह से ये स्टोरी अनफोल्ड होती है। नीतीश कुमार ममता से मिलते हैं, नवीन पटनायक से मिलते हैं, उनको क्या समझाते हैं, केजरीवाल से भी अच्छे संबंध हैं, इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे और लालू यादव ये अपना क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, और क्या केसीआर को मनाया जा सकता है, तो कैसे सबको साथ लाया जा सकता है। क्योंकि आज सीताराम येचुरी ने कहा है कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबको एक होना ही पड़ेगा, प्रदेश में जो भी आपकी राजनीति। और ये बात मायावती और अखिलेश को भी सोचनी होगी। मैंने कहा था ना कि 2024 के बाद बहुत कुछ बदलेगा, अखिलेश और मायावती की सियासत भी बदलेगी, ये सब उनको सोचना होगा। और मैं अपडेट इसमें देता रहूँगा। तो ये आज का वीडियो था। आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, आपके रिएक्शंस चाहिए, और लाइक करिए इसको, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को वो देखें और इस वीडियो को भी शेयर करिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।